चलिए देखिए, ठीक है, अपना आज का जो काम है वो क्या है आपका फ्रिक्शन। कल बात की थी ना हमने फ्रिक्शन करेंगे करके, तो आज हम लोग बात करेंगे किस पे, आपका फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल के ऊपर, फ्रिक्शन फोर्सेस या घर्षण बल। देखिए कल मैंने बात की थी आपकी, कुछ ऐसे होते हैं जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं यानी कि संपर्क बल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो असंपर्क बल होते हैं। देखो कॉमन सा चीज़ क्या है कि जब बल का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ द फोर्स विल अपेयर व्हेन द टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में होंगी तो हम कहेंगे कि संपर्क बल है, अदरवाइज असंपर्क बल है। एग्जाम्पल से समझ रहे थे कल हम, संपर्क बल क्या होगा, जब एक सतह दूसरी सतह के कंपैरिजन में टच हो जाएगी, स्पर्श कर लेगी, जैसे मैं इस पे बल लगाऊं ऐसे, ये है संपर्क बल। अब बल का प्रभाव पड़ेगा इस पर संपर्क की वजह से। अब असंपर्क बल क्या है जरा समझना, जैसे आपने सुना होगा धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से कोई पिंड ऊपर से नीचे ही गिरती है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एवरीबॉडी, ईच एंड एवरीबॉडी फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। क्या अर्थ ने उस चीज को टच किया नीचे खींचने के लिए? नहीं, बिना टच किए भी बॉडी नीचे आ रही है ना, ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट, असंपर्क बल है। तो आज जो टॉपिक है अपना वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए आपने कॉमनली सुना होगा, बहुत ही सामान्यतया हम घर्षण शब्द जो है इसका बहुत बार उपयोग करते हैं। घर्षण का सीधा सा मतलब ही क्या है, खींचना, घर्षण होना, रगड़ होना, ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से घर्षण है। अच्छा, अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप जब चल रहे हैं तो घर्षण है ना, आपने ये दो हाथों को रगड़ा, घर्षण है, ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा, अब फ्रिक्शन फोर्स की अवधारणा को समझने की कोशिश करना। बेसिक आइडियोलॉजी घर्षण के पीछे की क्या थी, हमने कहा कि सर देखिए हम आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ, तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, कहता है कि इस बल के खिलाफ एक प्रतिक्रिया उल्टी फोर्स की होनी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने कहा कोई एक व्यक्ति सतह पर चलता है तो वह चलने के लिए आगे की ओर बल लगाता है। आपने कहा ठीक है सर, बिल्कुल लगाता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो बल उसके विपरीत दिशा में काम करेगा वो क्या होगा? हमें क्या पता सर, हम तो आगे की तरफ बल लगा रहे हैं, आगे चले जाएंगे, हमें क्या पता पीछे कौन बल लगा रहा है। और अगर पीछे कोई बल लगा रहा है तो वो तो हमें दिख नहीं रहा। जैसे मान लीजिए आपके आगे से बहुत तेज हवा आ रही है, आप उसे क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको क्या फील होगा कि वो आप पर इस तरफ को बल लगा रही है। नाउ यू कैन फील दैट फोर्स, दिस इज नॉट द फ्रिक्शन फोर्स, ये घर्षण नहीं है, ये क्या है, वो आपका विरोध कर रहा है ना, विरोधी बल है, वो हवा रोक रही है आपको आगे जाने से। पानी की लहरें हैं, पानी में आप तैरते हैं, पानी आपको लहरों के विपरीत दिशा, वहां को आप तैरेंगे तो लहरें आपको अपने साथ बहाएंगी, आप लहरों को क्रॉस करेंगे। दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, स्पर्श किया ना एक दूसरे को आपने और एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। परंतु अब परिस्थिति को थोड़ा बदल के देखिए, जब आप चल रहे हैं इस तरीके से, आपने चलना शुरू किया, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि किसी ने आपको पीछे की तरफ खींचा हो। और जब नहीं खींचा तो फिर ये फ्रिक्शन या ये घर्षण कौन सी चीज़ है? तो जरा ध्यान से समझिएगा। आपने कभी फिसलन का या फिसलने का अनुभव किया होगा। जब आप आगे की तरफ चलते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे आपने पैर को पीछे की तरफ खींचा, अगर सरफेस खुरदुरा नहीं है तो आप फिसल कर गिर जाएंगे। ये जो फिसलने और ना फिसलने के बीच का एक फोर्स है ना, वह क्या है, आपका फ्रिक्शन है, घर्षण है, खिसना है। और ये फोर्स क्या है, संपर्क है, कांटेक्ट का फोर्स है। आपके जूते सतह को टच किए हुए हैं, आपकी गाड़ी के पहिए, टायर्स वगैरह ये टच करते हैं सरफेस को, और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, वह फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन की सबसे सामान्य परिभाषा अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसे बताएंगे कि अ फोर्स एक ऐसा बल जो विरोध करता है, जो अपोज करता है किसका, किसी भी मोशन का, किसी सरफेस पे किसी भी गति का, किसी सतह पर होने वाली गति का विरोध करने वाला जो बल है, अपोज करने वाला जो फोर्स है, वो है आपका फ्रिक्शन, वो है आपका घर्षण बल। ठीक है ना? अच्छा, अब चीज़ों को थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए अब मैं एक सामान्य साधारण सा एक सतह जो है वो डेवलप करते हैं। ये मान लीजिए एक टेबल की सतह है, टेबल का सरफेस है, ठीक है। तो अब इससे आगे बढ़ने की कोशिश करें तो मैं इस टेबल पर एक बॉक्स, एक डब्बा
कोई भी एक भारी चीज, कोई एक वेट मटेरियल रख देता हूं जिसका द्रव्यमान है m, मास कितना है m मास का एक डब्बा रखा हुआ है। बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लेना। देखिए ये m है ना, नाउ द लोड इज ब्लोइंग डाउन, भार नीचे की तरफ है, वेट, मास और वेट में एक डिफरेंस है ना, ये वेट है, नीचे की तरफ लगेगा जो इसका भार, वेट को क्या कहा जाता है, भार। इसका भार कितना होगा, जितना इसका द्रव्यमान है गुणा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, दैट इज W इज इक्वल टू mg। ये लग रहेगा। चलिए ये मैंने मान लिया। दूसरी चीज, इस बल को इसको मान लीजिए मैं ऐसे धक्का दे रहा हूं, इस तरीके से इस डब्बे को धक्का दिया, तो धक्का दूंगा तो एक फोर्स इधर की तरफ काम करेगा ना, ये देखिए इस तरफ को काम करेगा। इसको मैं कैपिटल F लिख देता हूं, लीजिए ये बल आपने लगाया, ठीक है, तो ये आपका फोर्स है। बस हो गया, इतने में हम छोड़ देते हैं, ये चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं। क्या, एक वस्तु आपने रखी हुई है जिसका m द्रव्यमान है, तो अगर मेरा द्रव्यमान m है तो धरती मुझे अपनी तरफ खींच रही होगी विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतने त्वरण के साथ, तो ये मेरा भार हो जाएगा W इज इक्वल टू mg, जो कि अभी मेरा भार है। अब भार है तो साथ में एक बल मुझे अगर आगे की तरफ धक्का दे तो मैंने वो भी लगा दिया। अब आते हैं न्यूटन पर। न्यूटन जी कहते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ कि हर बल के खिलाफ उतना ही परंतु उसके विपरीत क्या होता है, एक बल एग्जिस्ट करता है। देखिए मैं जरा ध्यान से आपको समझाऊं। एक चीज मान लीजिए आपने कोई बल नहीं लगाया, कोई बल नहीं लगाया, सिर्फ वस्तु रखी हुई है। क्या इस वस्तु के रखे होने के पीछे ये बल, ये भार इसका है, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि ये बल नीचे की तरफ लग रहा है तो इस वस्तु को जमीन को फाड़ कर अब नीचे चले जाना चाहिए। mg नीचे की तरफ लग रहा है। मान लीजिए जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये 1 किलोग्राम की वस्तु है, तो इसका भार कितना है, 1 किलोग्राम गुणा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, मान लीजिए 9.8 के आसपास जो है, कितना हो गया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स आप मान लीजिए, ये 10 न्यूटन के फोर्स से नीचे की तरफ जानी चाहिए, इसे जमीन में धंस जाना चाहिए। क्या ऐसा होता है, नहीं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कहते हैं कि जितना बल ऑपोजिट नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही इसके ऑपोजिट ऊपर की तरफ भी लगना चाहिए। तो आपने देखा ये एक बैलेंसिंग फोर्स मान लीजिए P, ये इस वाले को बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पे इस वाले केस में ये P और ये W जो है बराबर होंगे। नाउ P इज इक्वल टू W होगा, और इस वजह से ये वस्तु यहीं पे अटकी हुई है, ना ये नीचे जा रही है ना ऊपर आ रही है, ये बैलेंसिंग फोर्स है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हुआ ये कि आपने बल लगाना शुरू किया इस दिशा में F, और अब आपने जब ये बल लगाना शुरू कर दिया तो क्या होगा, आपका डिसबैलेंस स्टार्ट हो गया। कैसे, इसको तो इसने बैलेंस कर लिया, इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो वस्तु आगे की तरफ चलने लगेगी, लेकिन इसका विरोध होगा, और विरोध करते हुए यही P, ये वाला P जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये P वाली जो लाइन थी आपकी पहले इसका अपोज करने वाली, ये थोड़ी सी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और ये लाइन अब लगभग ऐसे बन जाएगी। ये फोर्स ऐसे काम करेगा अब, और ये फोर्स इस और इस दोनों को बैलेंस कर लेगा। कैसे, ये देखिए, एक बल ऐसे था, एक बल ऐसे था, एक ऐसे और एक ऐसे काम कर रहा था, एक लाइन ऐसे आई और इसने इन दोनों को बैलेंस करना शुरू किया। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, और ये बल इधर खींच रहा है, तो ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, सब बैलेंसिंग में है। इसका मतलब ये वाला इसको और इसको एक साथ बैलेंस कर रहा है, ठीक है। ये जितना है और ये जितना है जोड़ दीजिए तो ये है, ये वेक्टर एडिशन है, सीधे मत जोड़िएगा, गणितीय नहीं जोड़ना है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए, और जैसे ही ये हुआ, आपने देखा कि ये चीज इधर की तरफ जा रही है, तो इसमें क्या होता है, इस वाले जो ये वेक्टर देख रहे हैं, ये इन दोनों का विरोध कर रहा है ना, ये ऐसे और ये इधर से है। तो इस वाले अक्ष को, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसको मैं दो अक्षों में विभाजित कर सकता हूं। कल ही हमने क्या पढ़ा, समतल में गति पढ़ी थी, याद करने की कोशिश कीजिए। ये F है, ये नीचे की तरफ वेट है, ये हमारा वो फोर्स है जो इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। हमने कल ही समतल में गति में पढ़ा था कि अगर समतल में कोई वेक्टर है तो हम उसे उसके x और y अक्षों में बांट सकते हैं। तो अगर मैं इसको इसके x और y अक्ष में बांटूंगा तो इसका x अक्ष होगा ये, y अक्ष होगा ये। तो इस p के दो फैक्टर, एक इधर
और एक इधर, इसी P को दो भागों में तोड़ दिया जाए, तो अगर मैं इसको दो भागों में तोड़ूं तो एक भाग इधर जाएगा, एक भाग इधर चला जाएगा, और जब ये होगा तो ये वाला जो भाग है ये होगा R, बोल देते हैं इसको, बोल दीजिए F फ्रिक्शन वाला F, तो इसको मैं पहले F डैश बोलता हूं, बाद में बदल दूंगा। अब जरा समझिए, हुआ ये कि इस वस्तु को बैलेंस करने के लिए ये फोर्स आया जो इन दोनों बलों को नियंत्रित कर रहा था, तो हमने इसको तोड़कर देखा कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तो हमने देखा कि ये वाला इसको बैलेंस करेगा, ये वाला इसको बैलेंस करेगा, इन दोनों का वेक्टर ये है, ये इन दोनों को एक साथ बैलेंस कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला और ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंसिंग में आ गए और वस्तु का किसी भी तरफ को मूवमेंट नहीं होगा, वस्तु किसी भी दिशा में नहीं जाएगी। मैं इसको जरा सा मोड़ देता हूँ, हटा देता हूँ इसे, ठीक है ना। देखिए ये समझ में आ गया ना। चलिए अब मैं थोड़ा सा ये P हटा रहा हूँ पहले तो यहाँ से, फिर इसके बाद हम चीज़ों को देखेंगे। ये देखिए, इसका मतलब अगर आप देखें ध्यान से तो इस वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, ये R, ये टेंशन फोर्स, ये जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, और इस वाले को ये कर रहा है। देखिए गति किस फोर्स की वजह से होगी, इस वाले की वजह से ना। इसका विरोध कौन कर रहा है, ये वाला फोर्स ना। घर्षण की परिभाषा क्या कहती है, अ फोर्स विच अपोजेस, एक बल जो विरोध करता है किसका, मोशन का। मोशन का विरोध किसने किया, F डैश ने। तो ये जो F डैश है आपका, यही क्या है, यही है आपका फ्रिक्शन फोर्स, यही है आपका घर्षण बल, ठीक है। तो ये है आपका फ्रिक्शन, ये है आपका घर्षण, और इसी घर्षण से हम चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो घर्षण है ये किसके बराबर होगा, अगर ये वस्तु रुकी हुई है तो इसका मतलब इसने इसको बैलेंस किया है, इसने इसको बैलेंस किया है। और इन दी केस ऑफ बैलेंसिंग होता क्या है देखना, ये F इस F के साथ बैलेंस है, तो हम क्या लिखेंगे, आपके द्वारा लगाया गया बल वस्तु पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। सेम केस में वेट यानी कि mg किसके बराबर है, ये जो टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ वस्तु पे लगा उसके बराबर है। और अगर ऐसा है तो आप कहेंगे कि वस्तु रुकी हुई है, अपनी जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में बरकरार है। मगर घर्षण काम करेगा गति के विरोध में। एक समय तो ऐसा आएगा जब वस्तु चलने लगेगी, और वही स्थिति बनाती है केस। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इस वस्तु पे न्यूनतम कितना बल लगाया जाए कि ये वस्तु चलने लगे, what should be the minimum force that this body will gain a velocity or this body starts moving। तो आप कहेंगे सर ये जितना F दिख रहा है इससे थोड़ा सा ज्यादा लगा दो, ये जो है इसका अपोज तो ये कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, इस फोर्स का अपोज ये कर रहा है। अगर आप ये बढ़ाएंगे तो ये नहीं बढ़ेगा क्या, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो वस्तु चल ही नहीं पाएगी। तो वस्तु को चलाने के लिए कितना बल लगाया जाए, आपके पास ये F है ही नहीं। मान लीजिए आपने वस्तु पे 5 न्यूटन का बल लगाया, तो 5 न्यूटन फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 5 न्यूटन के लिए 5 न्यूटन का बैलेंसिंग आ रहा है तो 6 लगा दीजिए। मैंने 6 लगाया, वस्तु फिर भी नहीं चली, इसको 6 करते ये भी 6 हो गया। ये बैलेंसिंग टूटेगी कब, क्वेश्चन ये है। तो अब देखिए मैं आपको पहले बेसिक से समझा रहा हूं, ये बैलेंसिंग तोड़ने का फंडा क्या है समझिए। ये जो बैलेंसिंग हो रही है ना, आप इधर को बल लगा रहे हैं, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, इस फ्रिक्शन फोर्स को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से रीजन है पहले वो समझिए। आखिर ये घर्षण किसकी वजह से हुआ, ये घर्षण हुआ इस सरफेस की वजह से। अगर ये सरफेस कैसा है आपका, रफ सरफेस है, खुरदुरा सरफेस है, घर्षण ज्यादा होगा। आपने सुना है घर्षण ज्यादा होगा खुरदुरे सरफेस पे। सड़कें कैसी होती हैं, खुरदुरी, रास्ते खुरदुरे, रफ सरफेस बनाया जाता है जस्ट टू इंक्रीज और टू इनहेंस दिस रेजिस्टेंस फोर्स। ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है घर्षण बल, इसको बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं हम। और ये बढ़ाना, अब इसमें जब आप बाद में पढ़ेंगे ना गुड फ्रिक्शन और बैड फ्रिक्शन, अच्छा और बुरा घर्षण, तब आपकी समझ में आएगा घर्षण होना बहुत जरूरी है, ठीक है। परंतु अभी आप ये समझिए कि इसी की वजह से हम सरफेस को खुरदुरा बना रहे हैं। सरफेस के खुरदुरेपन पे निर्भर करेगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये संपर्क एरियाओं पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल संपर्क होने वाले क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता, यानी कि कितना बड़ा सरफेस, कितने बड़े सरफेस के टच पे है, इस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज यहीं पे बता देता हूं, आगे जाके आपको समझनी भी होगी। ये जो घर्षण बल काम कर रहा है F डैश, ये F डैश
इस आर के समानुपाती होता है, इस आर के प्रोपोर्शनल होता है। ये एक ही वेक्टर के दो पार्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको तोड़ के दिखाया था। ये एक फोर्स था, इसी के दो पार्ट हैं, आर और एफ डैश, और ये एफ डैश आर के प्रोपोर्शनल होता है। और इसी एफ डैश से अगर मैं प्रोपोर्शनल हटा दूं तो एक साइन लगा देंगे हम, म्यू लगा देंगे। ये म्यू आपका फ्रिक्शन कांस्टेंट है, फ्रिक्शन कांस्टेंट। अब ये फ्रिक्शन कांस्टेंट बाद में बदलता जाएगा जिस हिसाब से हम चीज़ों को बनाएंगे। लाइक अगर आप काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। ये ओवरऑल किस पे डिपेंड करेगा, आपके फ्रिक्शन किस तरीके का फ्रिक्शन है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि ये वाला फ्रिक्शन फोर्स इस आर पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, और ये आर किस पे डिपेंड करता है, वस्तु के भार पे। तो एक चीज ये मान के चलिए कि वस्तु का भार, वस्तु भारी है या हल्की, वस्तु का वेट हमें बताएगा कि हमें कितना फोर्स लगाना है कि ये वस्तु हिलने लगे। कैसे, समझिए जरा, ये बड़ा आसान सा प्रैक्टिकल चीज होती है, अप्लाइड फिजिक्स है। देखिए ये फोर्स, ये सरफेस है, ये एक वस्तु है, इसे मुझे खिसकाने के लिए कितना बल लगाना पड़ा और इसे खिसकाने के लिए कितना बल लगाना पड़ा। देखिए ये दोनों को खिसकाना है, इन दोनों में से किसे खिसकाना आसान है, जो चीज हल्की है। इट्स अ कॉमन फिजिक्स, समझ रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकली कोई आदमी भी बता देगा जिसने ये नहीं पढ़ा है कि सर जो हल्की चीज है उसे खिसकाना आसान है, यानी कि उसके लिए ये फ्रिक्शन कम है। तो ये फ्रिक्शन क्या है, इस पे डिपेंड किया ना, इस पे डिपेंड किया तो इस पे भी तो किया। ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों हमेशा बराबर रहते हैं, और अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो वस्तु जमीन में धंस जाएगी। तो ये मान के चलिए कि वेट का फैक्टर इस रेजिस्टेंस के, इस टेंशन फोर्स के हमेशा बराबर होगा, बस ये फ्रिक्शन और ये एफ, ये दोनों बदलते रहेंगे। इतना समझ में आ गया ना। चलिए अब थोड़ा सा इसको खत्म करके हम बेसिक फ्रिक्शन के आइडिया की तरफ जाते हैं। देखिएगा अब मैं इसे हटा रहा हूं, यहां तक हमारे दिमाग में फ्रिक्शन की अवधारणा रहनी चाहिए थी, बस हो गया। केवल फ्रिक्शन की अवधारणा को हमने अपने दिमाग में रखना था, उसके अलावा हमें ऐसा कुछ भी खास नहीं याद रखना था, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, अब एक सरलता चीज से समझिए। मान लीजिए एक वस्तु है जिसे हमने धक्का देना है। पहला केस हम उसे धक्का नहीं दे रहे, तो वस्तु जहां पर है वहां पर बनी हुई है। अब आपने जैसे ही धक्का देना शुरू किया वैसे तो मूवमेंट होगा नहीं, तो अब क्या होगा, आप जितना फ्रिक्शन है उसका विरोध करना शुरू करेंगे। मान लीजिए फ्रिक्शन 2 न्यूटन है, तो आपने बल लगाना शुरू किया 0.5, फिर 1 न्यूटन, फिर 1.5 न्यूटन, और जैसे आप 2 न्यूटन पे पहुंचे अब आपका फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। और अब अगर आपने 2.1 कर दिया तो वस्तु खिसकने लगेगी। इतना समझ में आया। सो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो फोर्स है वो कहां पे मिला, वो तब मिला जब बिल्कुल वस्तु खिसकने की कंडीशन पे आ गई है, बिल्कुल हिलने ही वाली है। और जैसे अब वो हिलने लगी तो एक बार अगर कोई वस्तु गति में आ जाती है फिर उसे चलाना आसान होता है, फिर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। कैसे, आपने एक बार फ्रिक्शन का विरोध कर दिया ना तो फिर अब वस्तु आसानी से चलने लगेगी। जैसे एक बार धक्का लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स था, कंट्रोल किया 2.1, और जैसे 2.1 से वो चलने लगी अब 1.8, 1.7 में वो वस्तु चलते रहेगी, क्योंकि एक बार फ्रिक्शन का विरोध वो कर चुकी है स्टार्टिंग के एरा में। ठीक है, तो यहां तक हमने लगभग पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन के टाइप हैं, ठीक है, ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन को हिंदी में कहा जाता है सीमांत घर्षण। लिमिटिंग फ्रिक्शन को कहा जाएगा सीमांत घर्षण। यहां पे आप एक चीज समझ रहे हैं, लास्ट में लिमिट लिखा हुआ है या सीमांत, सीमा, तो मैंने आपसे अभी क्या कहा, बॉर्डर लाइन है ये। मैंने आपसे क्या कहा, ठीक है, एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पे आप वस्तु बस हिलने ही वाली है, और जिस स्थिति में वस्तु बस हिलने ही वाली है उसी स्थिति को क्या कहा जाता है, उसी स्थिति को सीमांत स्थिति कहा जाता है, और इसे सीमांत घर्षण कहा जाता है। ऐसी स्थिति में हम इसे ऐसे समझते हैं, ये एक सरफेस है, रफ सरफेस है, ये आपने वस्तु रखी, इस वस्तु का द्रव्यमान m है, तो इसने जो वेट लगाया होगा वो कितना होगा, mg होगा। इस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करेगा जो इसे रोकेगा, इसे इसकी स्थिति पर बनाए रखेगा, जिसे हम r कहेंगे। आपने बल आगे की तरफ लगाया F, तो इसका ठीक उल्टी डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ उसको लिखा हमने Fs। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये Fs कितना है, ये वो स्थिति है जब वस्तु ठीक चलने ही वाली है, अब बस आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया और ये वस्तु चली, समझ गए। इस स्थिति पे जो फोर्स होगा फ्रिक्शन वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs,
Fs, ठीक है, कितना होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, आपको ये तो पता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस R के टेंशन फोर्स के। तो इसको मैं ये लिख देता हूं Fs इज इक्वल टू म्यू आता था ना कांस्टेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन कांस्टेंट म्यू एस कर देंगे अब इसको, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कांस्टेंट म्यू एस इंटू आर। ये आपका क्या है, एक कॉमन फॉर्मूला बन गया आपका, किसके लिए, जब वस्तु ठीक चलने ही वाली है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उस समय पे लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs जो होता है, सीमांत घर्षण का सूत्र Fs होता है म्यू एस इंटू आर, म्यू एस इंटू आर, ठीक है, कितना होता है, म्यू एस इंटू आर होता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये वो बल था ना P, जिसको हमने दो भागों में तोड़ा था। इन दोनों बलों को बैलेंस करने के लिए ये एक बल लगा था, तो इसके x और y फैक्टर देखे थे, तो ध्यान दीजिएगा एक कोण भी होता है ये रिजल्टेंट फोर्स P, और उसी के एक पार्ट R जो कि इसको बैलेंस करने के लिए बना है। इनके बीच का कोण जो होता है एंगल थीटा, उसे फ्रिक्शन एंगल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, घर्षण कोण कहा जाता है, फ्रिक्शन एंगल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन एंगल कहा जाता है या घर्षण कोण कहा जाता है। और एक चीज और ध्यान देंगे हम लोग इस पे, जो आपका ये फ्रिक्शन एंगल है, अगर आप इसको निकालें टेन थीटा, इस फ्रिक्शन एंगल के लिए आप टेन थीटा को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको म्यू एस की वैल्यू मिल जाएगी, आपको लिमिटिंग कांस्टेंट की वैल्यू, लिमिटिंग कांस्टेंट, आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, एक तो ये थीटा एंगल अगर आपके पास हो तो टेन थीटा निकाल दीजिए, म्यू एस मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज, अगर म्यू एस आपके पास है तो आप ये घर्षण बल निकाल सकते हैं। और इसको ज्यादा टफ में मत लीजिएगा, बड़ा आसान सा है। देखिए अब मान लीजिए आपने ये बल लगाया और ये वस्तु चलने लगी, तो अब क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद आपको अगला फ्रिक्शन पढ़ना है, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जरा काइनेटिक फ्रिक्शन में देखिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है गतिक घर्षण। काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है आपका, गतिक घर्षण। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब है गतिक घर्षण, और गतिक घर्षण में वस्तु चलने लगेगी। एक समय था जब रुकी हुई थी वस्तु, रुकी हुई है तो घर्षण बल का कोई वैल्यू है नहीं, घर्षण बल और ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, वस्तु रुकी हुई है। जैसे ही ये कम होने लगे, आपका बल ज्यादा, वस्तु खिसकने लगेगी। पहली स्थिति क्या बनी, सीमांत की, लिमिटिंग। अब बस चलने ही वाली है, एक थोड़ा सा फोर्स लगाया, चलने लगी, और जैसे चलने लगी तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स तो तब भी है ना, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ये किसके बराबर होगा, एक चीज तो पता है आपको कि आर के प्रोपोर्शनल होता है हमेशा। अब ये म्यू एस चेंज करके म्यू के कर देते हैं, क्या होगा म्यू के, म्यू के इज द काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट। बस हो गया, बाकी फॉर्मूले वगैरह ऐसे ही रहेंगे, चीजों में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके दो बेसिक फंडामेंटल जो है वो हो गए, जो आपको फ्रिक्शन के अंदर आने चाहिए, ठीक है ना। एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू आर, ऐसे एफ एस क्या हो जाएगा आपका, म्यू एस इंटू आर, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक टेन थीटा वाला फॉर्मूला, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा, अब इस चीज को हमको थोड़ा सा ऐसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब असली जो क्वेश्चन आपका आएगा ना, वो आएगा आनत तल से। आनत तल का मतलब एक इंक्लाइंड सरफेस से फ्रिक्शन। तो मैं फॉर्मूले ऐसे ही रखता हूँ, बाकी चीजें मिटाता हूँ। देखिएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हट गया, काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया। अब ये जो डायग्राम है ना, इसको थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा अब क्या होगा, ठीक है। बेसिक इसमें भी सब वही है, नया कुछ नहीं। ये देखिए, ये मान लीजिए आपका एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये आपका एक झुका हुआ तल है, आनत तल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आनत तल मिलेगा, इंक्लाइंड सरफेस मिलेगा, एक झुका हुआ, किसी एंगल से झुका हुआ होगा। इसमें आपने एक वस्तु को रखा। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, इसमें भी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है ना, लेकिन इस वस्तु का भार जो कि w है, वो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वो तो नीचे की तरफ लगता है ना, ऐसे। ये है w, देखिए ये क्या है आपका w, वेट mg ही रहेगा, वेट में ज़्यादा ऐसा कोई चेंज नहीं है फॉर्मूला वही। लेकिन अभी जो वेट है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा है, क्योंकि भार तो नीचे लगेगा ना सीधे। अब आपने सरफेस को टेढ़ा कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि घर्षण आपका बल ऐसे चेंज हो जाए, नहीं, सीधे लगेगा। और जब ये सीधे लग रहा है
ध्यान से समझिए, ये सीधे लग रहा है, अभी मैं बिल्कुल डिवाइड नहीं कर रहा, मैं बस कुछ चीजें समझा रहा हूं आपको। देखिएगा, mg नीचे की तरफ लगाना, ठीक है। अब बताइएगा, अब जब मैं इसको नीचे की तरफ लगा रहा हूं, जब ये नीचे की तरफ लगा हुआ है, जो घर्षण बल काम करेगा ना, घर्षण बल समझते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, वो किस डायरेक्शन में होगा? इधर, क्योंकि वस्तु की गति तो इधर की तरफ होगी ना, इधर को गिरेगा, तो घर्षण इधर, तो F इधर, Fs कर देता हूं मैं अभी, फिर आप इसको Fk कर लीजिएगा काइनेटिक के लिए, ठीक है। यह आपका घर्षण बल है। अब जरा कोशिश करने की, अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या ये W जो है ना mg, इसके मैं दो पार्ट कर सकता हूं? अगर मैं इसको x और y एक्सिस के अकॉर्डिंग काटना चाहूं तो आराम से इसको डिवाइड कर देता हूं। देखिए जरा कैसे, इसी को मैं दो पार्ट्स में इसके एंगल्स के अकॉर्डिंग, एक ऐसे एक ऐसे, देखिए ये थीटा के हिसाब से चेंज किया ना मैंने, ये है थीटा, ये दो चीजें बनी, देखिए जरा, एक थीटा इधर को, एक थीटा इधर को, ये वेक्टर है। मैंने आपको कल वेक्टर में यही चीजें पढ़ाई हैं, यही वही है बिल्कुल। देखिए एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, देखिए ये एक वेक्टर ऐसे है ना 90 डिग्री में, तो इनका रिजल्टिंग वेक्टर क्या है? ये है। तो आज मैं रिजल्टिंग ना करके इस एक रिजल्ट को दो पार्टों में तोड़ रहा हूं। कल मैंने प्लेन मोशन जब आपको पढ़ाया, मैंने यही तो बताया आपको, जब 2D मोशन मैंने पढ़ाया, मैंने क्या कहा था आपसे, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो जिसकी आपको वेक्टर क्वांटिटी दिख रही है और दो तलों में है, तो आप उसको दोनों को अलग अलग कीजिए, बिल्कुल अनिर्भर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल फ्री, ऊपर एक्स वाई दोनों, वही कर दिया मैंने। अब देखिए होता क्या है, जिस जगह पे एंगल थीटा हो उस जगह वाली वैल्यू में कॉस थीटा आता है, तो ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। जिधर थीटा नहीं होता उधर साइन थीटा आता है, तो ये बनेगा एम जी साइन थीटा। मानते हैं ना? चलिए, और एक चीज आपने पढ़ी होगी, क्या इस वस्तु के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करता है? रेजिस्टेंस फोर्स काम करता है। ये तो आपने पढ़ा था, रेजिस्टेंस फोर्स जो होगा आर, वो काम करेगा ऐसे आर, ये तो वस्तु पे ऊपर की तरफ लगता है ना, अभिलंबवत, ठीक है। इस वाले केस को देख के जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या इसमें ये आर इस एम जी कॉस थीटा को बैलेंस नहीं कर रहा? सेम ये एम जी साइन थीटा इस एफ एस को, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये वस्तु लिमिटिंग कंडीशन में है, इस वाली में बस चलने ही वाली है, तो क्या आप उस समय ये नहीं कह सकते कि यार ये फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है ये इस आर के डिपेंडेंट होगा? जैसा यहां है, यहां भी एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर होगा। सेम इस वाले केस में भी देखिए आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? इस वाले केस को ऐसे लिख देते हैं और अंतर कुछ नहीं आता। देखिए क्या ये एफ एस जब ये बैलेंस कंडीशन में है इस एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, और इसी प्रकार से ये आर एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। इसमें ऐसा नयापन कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा नया इसमें कुछ नहीं है। अब जब लिमिटिंग कंडीशन आ गई, लिमिटिंग में क्या पढ़ा है? एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू आर के, एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर, एफ एस बराबर म्यू रख लूंगा मैं, आर कितना है? ये आर एम जी कॉस थीटा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा, ठीक हो गया। ऐसे ही यहां पे आप टेन थीटा निकालते हैं, यहां पर भी आप थीटा के लिए एंगल की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कल वेक्टर में निकाली थी। तो अपने आप में कंसेप्ट सब सेम रहते हैं, ठीक है, बस ये आनत तल के संबंध में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बाकी फॉर्मूले कुछ नहीं बदलेंगे। सर टेन थीटा कितना होगा, कोई आपसे कहे, बिल्कुल म्यू एस होगा, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, म्यू एस ही होगा, ठीक है। और बाकी एफ एस मैंने बता दिया एम जी साइन थीटा, और आर कितना हो गया आपका? एम जी कॉस थीटा होगा, ठीक है। और अगर इसी के हिसाब से मैं कहूँ गतिक घर्षण हो गया, तो एफ एस को एफ के कर दीजिएगा, ठीक है ना, और इसको म्यू के कर दीजिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट आ जाएगा। एक है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, थोड़ा सा इसे देख लीजिए, रोलिंग फ्रिक्शन, ये भी आपके उसमें है, सिलेबस में है, तो इसको देख लेते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन को कहा जाता है लोटनिक घर्षण। क्या? लोटनिक घर्षण। देखिए अभी जब लोटनिक घर्षण की मैं बात करता हूं, तो लोटनिक घर्षण ये सरफेस है, ये एक पहिया इस पे घूम रहा है। तो अगर मैं आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाऊं, तो क्या एक घूमने वाली चीज पर घर्षण लग सकता है? समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये देखिए, ये एक पॉइंट है जो सरफेस को टच करेगा, केवल एक बिंदु। इस बिंदु पर mg नीचे की तरफ है और उसके लिए r ऊपर की तरफ है, दैट इज r और mg, बस हो गया। अब
फोर्स जब आप लगा रहे हैं आगे की तरफ, उसका तो कोई स्पर्श बिंदु है ही नहीं, और जब स्पर्श बिंदु नहीं है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगा, घर्षण भी नहीं होगा। क्या ऐसा होता है कि ये घूमने वाली चीज में घर्षण का प्रभाव शून्य हो सकता है? ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, बशर्ते कि थ्योरेटिकली एक बिंदु जो था, जो टच था, वो उसके भार का बिंदु था, वो द्रव्यमान का बिंदु था, द्रव्यमान केंद्र था, तो उसके सापेक्ष आर लग गया। फ्रिक्शन के लिए तो एक सतह चाहिए ना, सतह से सतह, बिंदु से नहीं होता फ्रिक्शन, सतह है ही नहीं तो फ्रिक्शन भी नहीं है। तो एक लोटनिक घर्षण का कंसेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो बाद में इसे एक्सप्लेन किया गया और बाद में कहा गया कि जब भी घर्षण लोटनिक प्रवृत्ति का हो, आप मानेंगे कि वस्तु का एक बिंदु नहीं, वस्तु का एक पूरा सतह टच होता है ये, और जब ये सतह टच होगा तो ये वाला एक बिंदु mg और r बनेगा, इस तरीके से mg और r, और बाकी के फोर्स ऐसे झुक जाएंगे थोड़े से ऐसे, और इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बल काम करेगा, इस प्रकार से घर्षण होगा। तो इसका मतलब लोटनिक जब कोई चीज ऐसे लुढ़केगी तब भी घर्षण होगा, परंतु यह न्यूनतम घर्षण होगा, बहुत थोड़ा सा, छोटी सी सतह की वजह से ऐसा होगा। अदरवाइज लोटनिक घर्षण में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, बशर्ते कि इसमें f cos थीटा प्लस mg वगैरह के फॉर्मूले हैं, वो आपको याद नहीं करने होंगे, ठीक है। इसमें f cos थीटा जो होता है उसके साथ में mg भी जोड़ा जाता है, ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा घर्षण को कम करने की विधियाँ, कैसे फ्रिक्शन फोर्स को कम किया जा सकता है, ये चीज़ें दिमाग में है ना, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। घर्षण को कम करने के लिए क्या क्या किया जाता है? पहली चीज़ तो पॉलिशिंग की जा सकती है, हम पॉलिश कर सकते हैं किसी चीज़ का कि दो सतहों के बीच का खुरदुरापन कम कर दें। दूसरी चीज़ ग्रीस वगैरह हम डालते हैं ना, ग्रीस वगैरह जब आप डालते हैं तो उनको ल्यूब्रिकेंट्स कहते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स को क्या कहा जाता है? ल्यूब्रिकेंट या स्नेहक, ग्रीस वगैरह जो है, तेल, ऑयल, इन चीज़ों को, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आपको घर्षण बढ़ाना है तो खुरदुरा सरफेस कर दीजिए, घर्षण कम करना है तो सरफेस को चिकना कर दीजिए, टाइल वगैरह लगा दीजिए, है ना, बॉल बेयरिंग वगैरह का इस्तेमाल कर दीजिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? घर्षण को बढ़ा या घटा सकते हैं। इस प्रकार आप घर्षण को बढ़ा या घटा सकते हैं। चलिए तो अब बात करेंगे आपसे आज फ्रिक्शन के MCQs के ऊपर, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया है हमारा, ये उतार लीजिए एक बार सारे फॉर्मूले, इन्हीं के बेसिस पे हम आज के हमारे MCQs को सॉल्व करेंगे। चलिए ये उतारिए, फिर हम MCQ करने वाले हैं। चलिए ठीक है, फिर अब हम लोग MCQ की तरफ जाने वाले हैं। ये क्वेश्चन अपना पूरा हो गया लगभग। चलिए अब सभी लोग नोट करेंगे, नोट करना हो नोट करिए, चाहे वीडियो पॉज करके देखना हो बाद में वो देखिए। क्वेश्चंस में पूछता जाऊंगा, आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम? निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा है? कौन सबसे ज़्यादा है, कौन अधिकतम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम, बताना। क्वेश्चन, इसके ऑप्शन सुनना, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण या गतिज घर्षण। दोबारा, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण या गतिज घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, इनमें सबसे ज़्यादा कौन है? स्टैटिक फ्रिक्शन, जब वस्तु रखी हुई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है? 0। जब वस्तु रखी हुई है ना स्टैटिक फ्रिक्शन में, तब आप बल ही नहीं लगा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होता। लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण जो है वो 0 होता है, ठीक है। सीमांत घर्षण सबसे ज़्यादा होता है, गतिज घर्षण इस सीमांत घर्षण से थोड़ा सा कम होता है, ये याद रखिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि एक लकड़ी के गुटके को किसी क्षैतिज पृष्ठ पर बढ़ती चाल से चलाया जाए, यदि किसी लकड़ी के गुटके को किसी क्षैतिज पृष्ठ पर बढ़ती चाल से चलाया जाए तो सीमांत घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? What will be the effect on limiting friction? What will be the effect on limiting friction if the speed or the velocity of the object increased? तो अगर किसी सतह पर रखी हुई वस्तु का गति आप बढ़ा दें, ज़्यादा गति से चलाएं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि सर, यानी कि
आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो सीमांत घर्षण है, वह सापेक्ष गतियों पर निर्भर नहीं करता, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, दो तलों में संपर्क क्षेत्रफल पर घर्षण बल किस प्रकार निर्भर करता है? दो सरफेस का सरफेस एरिया जो है उस पर कैसे घर्षण जो है वो निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है, ये बड़ा सरफेस है, एक छोटा सरफेस है, घर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लिखिएगा सीमांत घर्षण जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, उसको संपर्क क्षेत्रफल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इस सरफेस एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, घर्षण बल इस सतह के खुरदुरेपन पर निर्भर है, ना कि इसका सरफेस एरिया कितना है। ठीक है ना। चलिए अगला लिखिए, घर्षण गुणांक किन बातों पर निर्भर करता है? घर्षण गुणांक किन बातों पर निर्भर करता है? द फ्रिक्शन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन विच? द फ्रिक्शन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन विच? ठीक हो गया। किस पर निर्भर करेगा फिर? अभी आपको बताया ना, इसका खुरदुरापन, कैसा रफ सरफेस है, कैसा बनाया है, साफ है कि नहीं है, और सतह में कितनी ज़्यादा रूखापन है, इन चीज़ों पर। तो लिखिएगा संपर्क में आने वाले तलों की प्रकृति पर, द नेचर ऑफ द सरफेसेस, संपर्क में आने वाले तलों की प्रकृति पर, यानी कि द नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। दूसरा लिखिएगा टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ताप व सांद्रता, ताप व आर्द्रता, एक तरीके से इसको कहिए, ताप व आर्द्रता पर, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स कितनी हैं। ठीक है, यानी कि ह्यूमिडिटी कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा, ताप और आर्द्रता पर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पर। इसके अलावा ये कितना साफ है, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, हाइजीन जो है, इसकी स्वच्छता जो है, क्लियरिटी जो है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगला लिखिएगा, इफ द weight of body increased twice, if the weight of body increased twice, then how it will affect the friction constant? यदि पिंड का भार, वस्तु का भार दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिक्शन कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, फ्रिक्शन कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वस्तु का भार दुगना कर दिया जाए? होता यह है, फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू इंटू आर होता है, या एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी होता है। तो अगर आप ये भार दोगुना कर दें, एम जी को दुगना कर दें, तो एफ एस तो दुगना हो जाएगा, यानी कि घर्षण बल तो दुगना हो जाएगा, परंतु म्यू एस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रिक्शन कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी मास, ऑल्सो ऑन दी वेट। जो आपका ये फ्रिक्शन कांस्टेंट है, अभी बताया ना मैंने, किस किस पर निर्भर करता है? सतह कैसी है, खुरदुरा है, क्या है, स्वच्छता कितनी है उस पर। इसके अलावा आप कहेंगे भार का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कितनी है, इस पर, ना कि इसका भार कितना है, इसका सरफेस सतह कैसी है, कितनी है, बड़ी है, छोटी है, ठीक है, कितनी देर तक रहा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। तो इसका मतलब म्यू एस अपने आप में ही कांस्टेंट है, तो भार बढ़ाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, अगर वो आपसे कहे कि भार दोगुना कर दिया जाए, घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर डबल हो जाएगा। अगर वो कहे घर्षण कांस्टेंट पर, फ्रिक्शन कांस्टेंट, घर्षण नियतांक पर क्या प्रभाव पड़े, तो आप कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट? घर्षण गुणांक का मतलब क्या है? देखिए, घर्षण गुणांक का मतलब है म्यू इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, यानी कि घर्षण बल एफ एस, घर्षण बल तथा आर यानी कि टेंशन फोर्स जो है, इनका अनुपात क्या कहलाता है? आपका घर्षण नियतांक या फ्रिक्शन कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाएगा? जो आपका ये रिएक्शन फोर्स है, आपका जो उल्टा ऊपर की तरफ लगा ना, प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल का अनुपात जो है वो आपका क्या है? फ्रिक्शन कांस्टेंट है। अगला लिखिएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्शन कांस्टेंट एंड फ्रिक्शन एंगल? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्शन कांस्टेंट एंड फ्रिक्शन एंगल? घर्षण नियतांक व घर्षण कोण के बीच क्या संबंध है? घर्षण नियतांक व घर्षण कोण के बीच क्या संबंध है? अभी बताया मैंने आपको, क्या? tan थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस। ये थीटा जो है ये आपका घर्षण कोण है, ये घर्षण नियतांक, ये है फ्रिक्शन एंगल, ये है फ्रिक्शन कांस्टेंट। ठीक है, यही रिश्ता है, यही रिलेशन है।
ठीक है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? फ्रिक्शन। ठीक हो गया। चलिए अब देखिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक 1/√3 है। फ्रिक्शन कांस्टेंट यानी कि म्यू एस 1/√3 है। दो तलों के बीच में बिटवीन टू सरफेसेस द फ्रिक्शन कांस्टेंट इज 1/√3। तो बताइए इनके बीच में फ्रिक्शन एंगल कितना है? घर्षण कोण कितना है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होगा ना। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है वही इसका आंसर है। tan की जो भी वैल्यू 1/√3 होती है वह क्या होगा? इसका आंसर। तो इसका मतलब व्हाट इज द एंगल? 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो ये हमारा आंसर है, ऐसे निकालना है। अगला लिखिए, एक और क्वेश्चन ऐसा ही आपके लिए है। दो संपर्क तलों के बीच घर्षण गुणांक √3 है। द फ्रिक्शन कांस्टेंट इज √3। व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? घर्षण कोण कितना है बताइए? वही चीज क्या होता है? tan थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस होता है ना। थीटा एस निकालना है तो tan म्यू एस करेंगे, tan इनवर्स म्यू एस। tan इनवर्स √3 कब होता है? 60 डिग्री पे। तो आंसर क्या होगा हमारा? 60 डिग्री। ठीक है ना। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, कर लीजिएगा इनको। चलिए इस वाले संडे को अगर मेरी लाइव सेशन हुई ना एमसीक्यू की, तो मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन रखने वाला हूँ। ठीक है, ये बता देना सबको कि इस वाले के क्वेश्चन पढ़ने हैं सबने। ठीक है, ये लाइव सेशन में आएगा, तब इसको पढ़ लेना, कैसे भी इसके क्वेश्चन मैं पूछूंगा। ठीक है ना। चलो हाँ, क्वेश्चन लिखना। अच्छा हाँ, एक चीज और, घर्षणहीन क्षैतिज तल का मतलब होता है फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस। और ऐसा फ्रिक्शनलेस प्लेन सरफेस अगर है तो आप उससे कूद नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं कूद पाएंगे क्योंकि आपको जो खड़ा रख रहा है ना फोर्स, वो फोर्स वहाँ है ही नहीं। घर्षण रहित जो सरफेस होते हैं, सतह होती है। ठीक है। चलिए एक और अब क्वेश्चन है, वाई देयर आर इर्रेगुलर प्रोजेक्शंस इन द टायर्स ऑफ मोटर कार्स। मोटर कार के टायरों पे इर्रेगुलर पैटर्न जो बनाए रहते हैं ना, ग्रिप जिसको हम कहते हैं, और कटा फटा, वो क्यों होता है? जस्ट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स। ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए होता है। चलिए, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ की जो रास्ते हैं उनके ऊपर रेत छिड़क दी जाती है। क्यों? सैंड डाल दी जाती है आइस के ऊपर। क्यों? ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए, क्योंकि सॉलिड सरफेस बन जाएगा ना, बर्फ से फिसलन हो जाएगी। उसको रोकने के लिए क्या डालते हैं? उसको खुरदुरा बनाते हैं। हाँ, साइकिल के पहियों पर पृथ्वी का घर्षण किस ओर होता है? ऑन द टायर्स ऑफ बाइसिकल विच साइड द फ्रिक्शन फोर्स वर्क्स। तो वो आगे की तरफ, साइकिल के पहिए ऐसे घूमते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट टू द मोशन होता है, आगे की तरफ लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा होता है ना, बाइसिकल, साइकिल के पहिए ऐसे घूमते हैं, ये तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए, क्या होगा अगर आप साइकिल पर छोटे ब्रेक की जगह बड़ा ब्रेक लगा दें? What effect will come if the brake size will be increased in cycle? साइकिलों पे छोटे ब्रेक की जगह बड़ा ब्रेक लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। क्यों? सरफेस एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, अभी बताया मैंने। लगा दीजिए, बड़ा लगाइए, छोटा लगाइए, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा लगा देंगे तब भी हो जाएगा, बड़ा लगाएंगे तब भी वही। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, ये ठीक है। हाँ, अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच भी देखेंगे आपका। ठीक है, न्यूमेरिकल अप्रोच भी लगेगा, थोड़ा दिमाग भी लगेगा। चलिए सुनिए, पहला प्रश्न, संपर्क में रखे दो तलों के बीच महत्तम स्थैतिक घर्षण है। देयर इज अ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। देयर इज अ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। यहां पर दो तलों के बीच में महत्तम घर्षण बल है। ठीक हो गया। ये तल कौन से हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द सरफेस। अब मैं 4 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सरफेस ऐसा होगा जिसमें महत्तम घर्षण होगा। लिखिए, लकड़ी पर लकड़ी, वुड ऑन वुड। दूसरा, स्टील पर स्टील,
द स्टील ऑन स्टील। अगला, सूखी कंक्रीट पर रबर, रबर ऑन ड्राई कंक्रीट। अगला ऑप्शन है भीगी कंक्रीट पर रबर, यानी कि वेट कंक्रीट एंड रबर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। सूखी कंक्रीट का मतलब बिल्कुल ड्राई कंक्रीट ना, रोड़ी बजरियां आपको दिख रही हैं ऊपर पे, बिल्कुल एकदम ड्राई सरफेस है, उसके ऊपर से रबर रख रहे हैं आप, तो क्या होगा? फ्रिक्शन जनरेट होगा। ये इसका आंसर है। अगला आप देखिए, क्वेश्चन समझिएगा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका एक समतल पृष्ठ पर रखा गया है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका एक समतल पृष्ठ पर रखा गया है। देयर इज अ प्लेन सरफेस ऑन विच अ 2 kg मास बॉक्स इज प्लेस्ड। ठीक हो गया? एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बक्सा एक किस पर? प्लेन सरफेस पे रखा गया है। स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है। द वैल्यू ऑफ म्यूएस इज 0.4। द वैल्यू ऑफ म्यूएस इज 0.4। जब 2.8 न्यूटन का बल गुटके के पृष्ठ के समांतर लगाया जाता है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 2.8 न्यूटन, व्हेन द फोर्स ऑफ 2.8 न्यूटन अप्लाइड ऑन द बॉक्स पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, सतह के समांतर 2.8 न्यूटन का बल अगर इस गुटके पर लगाया गया है, तब गुटके तथा पृष्ठ के बीच घर्षण बल कितना है? ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बताइए? चलिए बताइए, ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? ये पूछ रहा है, ये दिया है, म्यूएस दिया है, कितना होगा? 2.8। चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ये निकालना है, ये आपका द्वारा लगाया गया बल, ठीक, ये है म्यूएस, कांस्टेंट दिया हुआ है आपको। एक चीज छोटी सी मैं आपको और निकाल देता हूं इसमें से। फॉर्मूला बता दूं पहले, फ्रिक्शन फोर्स का क्या होता है? म्यूएस इंटू आर। हाँ, समझते रहिएगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखो, mg वेट, g की वैल्यू कितनी रख लें? 10 रख लेते, ठीक। 2 गुणा 10 कितना हो गया? 20। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? 20 न्यूटन। मानते हैं इतना? अच्छा, मैं जरा यहां से इस कंडीशन को, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालता हूं, जरा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस इज इक्वल टू म्यूएस इंटू आर। म्यूएस कितना है? 0.4 इंटू कितना? 20। आंसर कितना आया? 8 न्यूटन। पूछा क्या है? इसकी वैल्यू बताओ। अब बताओ कितनी? 8। गधो, देखो 8 न्यूटन का बल वह न्यूनतम बल है जो इस गुटके पर लगना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। यानी कि जब आप 8.1 न्यूटन लगाएंगे तब ये गुटका खिसकेगा, अदरवाइज ये अपनी जगह पे बना है। और जब ये अपनी जगह पे बना है, वो स्थिति का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। और स्थैतिक घर्षण में ये फॉर्मूला नहीं लगता। स्टैटिक फ्रिक्शन में एफएस आपके द्वारा लगाए गए बल के बराबर ही होता है। दैट इज एफएस इज इक्वल टू एफ, यानी कि कितना? 2.8 न्यूटन। पहले आप कैलकुलेट करेंगे स्टैटिक ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को। अगर आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स इधर है तो नेट फोर्स आप माइनस करके निकाल लेंगे, अदरवाइज फिर आपको कैलकुलेट ऐसे कर लेना है डायरेक्ट, जितना ये उतना ही ये, क्योंकि खिसकना थोड़ी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ी है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये समझना है आपको। पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला 8 न्यूटन था, ये अगर 8 न्यूटन है तो ये भी 8 न्यूटन होना चाहिए था, तब जाकर के ये 8.1 होता, तो ये 8.1 लगाते आप, तब ये खिसकता। मान के चलिए कि इस डब्बे को खिसकाने के लिए कम से कम आपको 8 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स चाहिए, यानी कि 8 न्यूटन के बल तक आप कितना ही बल लगा लीजिए ये खिसकेगा नहीं। इसका मतलब अगर ये 8 न्यूटन तक है तो इधर भी उतना ही होगा। अगर मैं कहता ये आपके द्वारा लगाया गया बल 7.9 न्यूटन है तो इधर भी 7.9 होता। अगर मैं कहता आपके द्वारा इधर को लगाया गया बल 8 न्यूटन है तो भी इधर 8 न्यूटन होता। जैसे ही मैं कहूं इधर की तरफ लगाया गया बल 8.1 न्यूटन है, आप तुरंत कहेंगे सर इधर की तरफ लगाया गया बल 8 न्यूटन ही होगा। अब
और आगे बढ़ाइए 8.2 न्यूटन, 8.5 न्यूटन, 9 न्यूटन, इन सारे केसेस के लिए आपको म्यू के निकालना है। फिर इस म्यू के को इससे गुणा कर देना है, ये 20 न्यूटन से आपका आंसर फिर निकल जाएगा। समझ रहे हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ सुनिए, एक क्षैतिज फर्श पर एक गुटका ठीक फिसलना प्रारंभ करता है जब उसे 10 न्यूटन के बल से खींचा जाता है। एक ऐसा सरफेस है जिस पर आपने एक बॉक्स रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है और आप उसे खींचना स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। एक क्षैतिज फर्श है, एक लीनियर ऐसा सरफेस है जिस पर आपने एक बॉक्स रखा हुआ है ऐसे, और इस बॉक्स का वेट जो है, ये नहीं दिया हुआ है आपको, वेट नहीं दिया हुआ है, एक m मास मान लीजिए इसको, एक बॉक्स आपने रखा हुआ है। जब आप इसे 10 न्यूटन के बल से खींचते हैं तो ये ठीक फिसलना प्रारंभ करता है। ये आपने 10 न्यूटन लगाया तो ये ठीक फिसलना प्रारंभ कर रहा है। इसका मतलब जब ये 10 न्यूटन आपने लगाया, ये ठीक तब फिसल रहा है ना, ठीक तब का मतलब ये 10 न्यूटन ही इसकी क्या वैल्यू है, इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू भी यही है, यानी कि 10 न्यूटन ही इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। 10 में ये फिसल रहा है तो 10 से कम में नहीं फिसलेगा, तो 10 से कम न्यूटन अगर आप बल लगाएंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आपसे पूछता है कि यदि हम इसे 6 न्यूटन के बल से खींचें तो इनेक्टिंग फोर्स कितना होगा फ्रिक्शन का। यदि आप इस बॉक्स को 6 न्यूटन फोर्स से खींचेंगे तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। सिंपल सी चीज, मैंने क्या कहा, अगर लिमिटिंग फोर्स से कम बल लगा रहे हैं ना आप यहां, तो मान लीजिए कि आपका फ्रिक्शन उतना ही होगा जितना लगाया था, यानी कि 6 न्यूटन ही होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, 6 न्यूटन होगा। हाँ चलिए, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। लिखिए, क्षैतिज फर्श पर रखे 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गुटके पर, क्षैतिज फर्श पर रखे 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गुटके पर 100 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। A 10 kg box on a plane surface feels a 100 Newton force। ठीक है, देखिए एक क्षैतिज तल है, इस पर एक बॉक्स को रखा गया है और इस पर कितना 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है, 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है और इसका वेट भी दिया हुआ है 10 किलोग्राम। ठीक है, 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है। गुटके तथा फर्श के बीच घर्षण गुणांक 0.5 है। गुटके तथा सरफेस के बीच घर्षण गुणांक 0.5 है। अब ये म्यू एस भी हो सकता है, म्यू के भी हो सकता है। ठीक है, अब ये चल रही है वस्तु तो म्यू के होगा ना ये। सो द फ्रिक्शन कांस्टेंट बिटवीन द सरफेस एंड बॉक्स इज 0.5। द फ्रिक्शन कांस्टेंट बिटवीन द सरफेस एंड बॉक्स इज 0.5। क्वेश्चन है आपसे, गुटके का त्वरण कितना है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉक्स। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, त्वरण। अब देखिए, मैं इसमें जरा सा आपको क्वेश्चन को क्लियर करना है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे निकालने की कोशिश कीजिए जरा। एक्सेलरेशन ए निकालना है। देखिए कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखिए F इज इक्वल टू एम ए किसने बताया था, F इज इक्वल टू एम ए किसने दिया, न्यूटन का सेकंड लॉ ना। ठीक है, अगर मैं यहां से निकालने की कोशिश करूं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ए कितना होगा, F/m। ये तो समझ में आता है ना। अब देखो जरा, m मुझे दिया है, a निकालना है, f कितना रखूंगा। तो जो f है ना यहाँ पर, f ये होता है आपका नेट फोर्स, कुल बल डब्बे पर कितना लगा। देखिए आपके क्या लिखा है किताब वाले ने, कि आपने 100 न्यूटन का बल उस डब्बे पे लगाया, पर क्या सचमुच उस पर 100 न्यूटन के बल ने काम किया। सुनिए, इसको बड़ा ध्यान से समझना है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये फ्रिक्शन का। देखिए ये 10 न्यूटन है ना, 10 kg है, तो इसका नीचे की तरफ जो बल लग रहा था mg जिसको हम कहते हैं, वेट जिसे हम कहते हैं, वो कितना होगा 10 × g की वैल्यू में 10 ही रख रहा हूँ, कितना हो गया 100 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है इस पर। ठीक है, तो इसका मतलब इतना ही एक रिएक्शन फोर्स
प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ भी लगेगा ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगी इसका फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा Fs वो कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे सर Fs बराबर म्यू एस इंटू क्या होता है, ये जो नीचे की तरफ लगा गया है इसी को रखेंगे, आर होता है ना म्यू एस इंटू आर, या आर इसी के बराबर है 100 न्यूटन है। तो जो Fs है वो कितना होगा, म्यू एस कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू आर कितना है 100 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो आपका Fs बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 50 न्यूटन। इसका मतलब समझिए, मतलब ये था कि 50 न्यूटन बल तक आप इस वस्तु को हिला नहीं सकते थे, वो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन था। जब तक इस पर 50 न्यूटन बल है तब तक तो आप इसको नहीं हिला सकते। आपने लगाया 100 न्यूटन तो अब वस्तु हिलने लगी ना, हिलने लगी। पर क्या आप ये बात कह सकते हैं कि 100 न्यूटन बल से हिल रही है, नहीं, 100 में से 50 तो इसको बैलेंस कर रहा है, बाकी जो बचा 50 न्यूटन उससे वस्तु आगे खिसक रही है ना। सो द नेट फोर्स कितना होता है, फिर नेट फोर्स होता है आपका ये फ्रिक्शन फोर्स है, इसमें से माइनस करेंगे, ये फ्रिक्शन फोर्स तो छोटी वैल्यू है ना, ये कैसे F माइनस Fs करेंगे आप, F माइनस Fs करेंगे, कितना हो गया 100 माइनस 50 यानी कि 50 न्यूटन है नेट फोर्स। तो यहां से एक्सेलरेशन निकालें अब हम। सो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन मास कितना है 10, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपसे, जरा सुनिएगा ध्यान से समझिएगा। द्रव्यमान m का एक गुटका आनत तल पर विरामावस्था में रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक μs है, गुटके के फिसलने से पहले आनत तल का क्षैतिज से अधिकतम झुकाव कितना होगा। बड़ा सरल सा प्रश्न है, सुनिए। द्रव्यमान m का एक गुटका, अ बॉक्स ऑफ m मास इज इन स्टेबल कंडीशन एट ए इंक्लाइंड प्लेन, एक आनत तल पर स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। एक आनत तल है, एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, इस पर एक गुटका रखा हुआ है, इस पर एक गुटका रखा हुआ है द्रव्यमान m का। अ बॉक्स ऑफ m मास इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन एन इंक्लाइंड प्लेन। स्थैतिक घर्षण गुणांक μs है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है μs। गुटके के फिसलने से पहले, गुटके के फिसलने से पहले लिमिटिंग कंडीशन पर थीटा कितना है, फ्रिक्शन कोण, ये वाला जो एंगल था ना आपने जब ऐसे निकाला, ये था, एक यहाँ गया एक यहाँ, ये वाला जो कोण था ये थीटा, क्या कहा था मैंने आपसे, tan थीटा एस इज इक्वल टू μs होता है। आपसे पूछ रहा है ये कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, tan इनवर्स μs हो सकता है, यही हमारा आंसर है, tan इनवर्स μs होगा। ठीक है, चलिए ठीक है ना, इतना चलेगा आपका। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस और हैं जिनकी हमें बात करनी है, कुछ आपके फ्रिक्शन के ही हैं, एक या दो क्वेश्चन। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, मैंने आज जितने भी ये क्वेश्चन कराए इनके साथ वो दो क्वेश्चन जो हैं वो भी मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, मतलब ये सारे जितने कराए ये तो करेंगे ही आप, इसके अलावा दो क्वेश्चन और हैं वो भी मैं आपको भेजूंगा। आपने करना ये है कि वो सारे सॉल्व करने हैं, ये तो करेंगे, साथ में वो दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे आप। उन दोनों का आंसर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे सब पर्सनली। ठीक है, जैसे जहाँ से आपको पर्सनली लिंक मिलते हैं उसी व्हाट्सएप पे आप मुझे उन दोनों प्रश्नों का आंसर, आप ऑप्शन में ABCD जो भी है वो आप मुझे सेंड करेंगे। जो जो मुझे उनका आंसर सेंड करेगा उसी को उसके सॉल्यूशन की वीडियो मिलेगी। आप गलत भेजिए सही भेजिए उसका इशू नहीं है, बट जब आपने वो आंसर मुझे भेज दिया, जब सबके आंसर आ जाएंगे 4 दिन 5 दिन 6 दिन जब भी आएंगे, उसके बाद मैं उन दो क्वेश्चनों का आंसर भेजूंगा। मान के चलिए कि उन दो क्वेश्चनों से या उन दोनों क्वेश्चनों के टाइप से एक क्वेश्चन आपका आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, समझ में आ गया। वो आपको व्हाट्सएप करना है, सब ने व्हाट्सएप करना है। वो मैं आपको अभी जो है यहाँ पे क्वेश्चन दे दूंगा, लेके जाएंगे आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व करके व्हाट्सएप करेंगे मुझे। जिसको लिंक मिलती है वो क्या करेंगे, लिंक के अकॉर्डिंग सेंड कर देंगे मुझे, जिस नंबर से उनको लिंक मिलती है। आंसर सबने देना है, जो आंसर देगा आंसर उसी को मिलेगा। सही आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात, गलत आंसर दिया तो सही आंसर उसी को मिलेगा जिसने आंसर दिया है, और जो करना ही नहीं चाहता प्रैक्टिस उसको आंसर भी नहीं मिलेगा। समझ गए, तो उसको सही गलत में से कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। चलिए, फ्रिक्शन वाला चैप्टर अपना लगभग खत्म हो चुका है। वर्क, एनर्जी, पावर, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जो जो छूटा है हमारा
11th और 12th के लिए वो हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। कल तो आपका ठीक है, कल कवर कर लेंगे उसको हम आराम से। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना अगला जो सिनेरियो, अगला जो टॉपिक आएगा हमारा फिजिक्स का, उसको कवर करेंगे, ठीक है। होप सो इतना जो है वो समझ में आ गया होगा आपका। चलिए ठीक है, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।